हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर बीएड थर्ड सेमेस्टर के हम लोग मॉडल पेपर को देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से कहां से प्रश्न आ सकते हैं। उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पूरी क्लास, पूरी वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखेगा। तो इस क्लास से आप कवर क्या करने वाले हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर यानी आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वो कैसे आएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको आप लोग खूब अच्छे से देख लीजिएगा। इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली क्लास भी हम करा चुके हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग उसको भी देखे होंगे। एक बात और, ये जीवाजी यूनिवर्सिटी जो थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को कवर कर रहे हैं किस बैच के लिए, तो 2024-26 आपका बैच है। इस बात को बाबू याद रखना है। देखिए, पहला टॉपिक या पहला प्रश्न आपको क्या तैयार करके जाना है कि शिक्षण का अर्थ या शिक्षण से तात्पर्य या शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आपके एग्जाम में लिखने को आ जाए कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण करता है। इस बात को बस याद रखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम बता रहे हैं कि शिक्षण अधिगम के लिए वातावरण, अधिगम के लिए बाबू किसका, वातावरण का निर्माण करता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि शिक्षण का मतलब ही होता है क्या, तो अधिगम के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल होना, अधिगम में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना, यह शिक्षण का प्रमुख अर्थ होता है। इसी को आप जेम्स एम थाइन के अनुसार समझिएगा, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। इस परिभाषा को आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थाइमन कहते हैं समस्त शिक्षण का अर्थ होता है सीखने में वृद्धि करना, सीखना कह लें या इसी को एक और भाषा शब्द में कह लें अधिगम, यानी अधिगम में वृद्धि करना। जैसे जब जब शिक्षण होगा, स्मिथ भी इस बात को कहते हैं कि जब जब शिक्षण होगा बालक के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा ही होगा। अब ये शिक्षण बाबू कई प्रकार से हो सकते हैं। एक तो जब हमें प्रकृति सिखाती है, स्वाभाविक शिक्षण हो गया। एक कृत्रिम शिक्षण होता है जिसमें एक अध्यापक हो गए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, या हम अपने भौतिक जगत में चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, फिर सीख जाते हैं। तो ये शिक्षण का अर्थ हो गया। तो शिक्षण का साफ साफ मतलब ये होता है कि अधिगम में वृद्धि करना। और सबसे बड़ी बात, शिक्षण में एक पॉइंट और आपको याद रख लेना, शिक्षण का मतलब यह होता है कि विद्यार्थी या छात्र के समझिएगा, छात्र के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन करना। अस्थाई परिवर्तन बाबू, इस बात को ऐसे याद रखिएगा कि शिक्षण का मतलब यह होता है कि बालक या बालिका के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन करना। जब अस्थाई परिवर्तन हो जाए वो तो अधिगम है, लेकिन जब आप अस्थाई परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो शिक्षण है। अब अस्थाई परिवर्तन शब्द का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे थक जाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो शिक्षण नहीं है या वो अधिगम नहीं है। अस्थाई परिवर्तन का मतलब है कि आप बच्चों के सामने कुछ ऐसे उद्दीपक रख रहे हैं, स्टिमुलस रख रहे हैं, जिनका उपयोग करके, जिनको समझ के, जिसको अच्छे से बच्चे अपने दिमाग में उसको उतार के अपने व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ला दें, उनके व्यवहार का हिस्सा बन जाए। तो इस प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो बच्चों के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाने में जो मदद करता है वो शिक्षण है। बच्चों के अधिगम में वृद्धि जो करता है वो शिक्षण है। अधिगम के लिए वांछनीय वातावरण यानी गुड वातावरण, गुड इन्वायरमेंट का तैयार करना शिक्षण का अर्थ होता है। तो शिक्षण के बारे में इतनी बातों को आप याद रखिएगा। इस परिभाषा को, बड़ी आसान परिभाषा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि। शिक्षण का अर्थ होता है छात्र के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाने में मदद करना। शिक्षण का मतलब होता है अच्छे वातावरण का निर्माण करना अधिगम के लिए। उम्मीद करते हैं इतनी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा आगे हम लोग, ये आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे या फिर इससे रिलेटेड प्रश्न आपको आ जाए कि शिक्षण का संकुचित और शिक्षण का व्यापक अर्थ। बाबू समझिएगा कि जो शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है और शिक्षण का व्यापक अर्थ होता है, इनमें कुछ अंतर होते हैं।
अंतर किस बेस पे होता है? जो शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है ये सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम, ये सिर्फ और सिर्फ पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, या फिर यूं कहें कि ये केवल व केवल किससे संबंधित होता है? विद्यालय से संबंधित होता है। शिक्षण का संकुचित अर्थ यानी क्लास 9th में बच्चा है, क्लास 10th में है, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, उसके सामने कुछ स्पेशल एक तरीके से सिलेबस दे दिया जाएगा और उसी सिलेबस को पढ़ के वो पास हो जाएगा। यह शिक्षण का संकुचित अर्थ है। बच्चे के ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसकी क्षमता को आप एक तरीके से कि उसकी लिमिटेशन आप दे दिए उसको कि इस सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये जो शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है ये पाठ्यक्रम और विद्यालय से संबंधित होता है। और यदि व्यापक अर्थ की बात करें बाबू कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है, तो व्यापक अर्थ को यह मानिएगा कि यह विद्यालय से संबंधित तो होता ही होता है, विद्यालय से संबंधित होता है, उसके साथ साथ ये समाज से भी जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिएगा, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक अध्यापक या फिर एक तरीके से औपचारिक रूप से हमें नहीं बताया जाता, वो हम अपने परिवार, अपने पास पड़ोस, अपने मित्र, अपने पीयर ग्रुप के माध्यम से सीखते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं शिक्षण का मतलब क्या होता है? एक कम परिपक्व व्यक्ति को जब एक ज्यादा परिपक्व व्यक्ति कुछ पढ़ा रहा होता है तो ज्यादा परिपक्व व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षण कर रहा है, टीच कर रहा है दूसरों को। वही यहां पे आप देख रहे हैं कि जब समाज में समाज की परंपराओं, समाज की बातें, समाज के मूल्यों, समाज की रूढ़ियों को कोई अंगीकार करता है, आत्मार्पित करता है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षण एक तरीके से उसके लिए वो शिक्षण हुआ। तो जब समाज हमें सिखा रहा होता है, समाज की बातों को हम सीख रहे होते हैं और साथ में विद्यालय की औपचारिक बातों को भी सीख रहे होते हैं, ये होता है शिक्षण का व्यापक अर्थ। तो उम्मीद करते हैं आप शिक्षण के संकुचित अर्थ को यानी जो विद्यालय और पाठ्यक्रम तक की समाहित रहे वो तो शिक्षण का संकुचित अर्थ हो गया, और जो एक तरीके से व्यापक अर्थ में कि विद्यालय के साथ साथ पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य वस्तु के साथ साथ बाबू समाज के साथ जुड़ा हुआ हो वो उद्देश्य, तो हम कहेंगे ये शिक्षण का व्यापक अर्थ है। तो इन दोनों अर्थों को भी आप अपने एग्जाम में अच्छे से समझ लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए शिक्षण की हम लोग विशेषताओं के बारे में बात कर लें। एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन आ सकता है। टोटल यहां पे हम आपको 4 से 5 विशेषताएं बताएंगे और बाकी तो ऐसे देखेंगे तो आप 20-22 विशेषताएं होती, लेकिन इनसे आप ठीक ठाक एग्जाम में लिख जाएंगे। सबसे पहली विशेषता टीचिंग की ये होती है कि जो अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। अच्छा जो शिक्षण जो टीच कराने वाले टीचर होते हैं या फिर अच्छे शिक्षण की विशेषता ये होती है कि वो हमेशा बच्चों को एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपको किस पैटर्न को, किस प्रक्रिया को फॉलो करके अधिगम को प्राप्त करना है, अधिगम को सीखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन करने की उसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है। पहली बात याद रखिएगा, अच्छा शिक्षण दया और सहानुभूति यानी अच्छे जो गुड टीचिंग में हमेशा सिंपैथी पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ए बालक है और कोई बी बालक है। ए वाला बालक किसी प्रश्न को बहुत जल्दी सॉल्व कर ले रहा है, आप इसको प्लस मेरिट दे रहे हैं, और बी वाला उसी प्रश्न को बहुत लेट सॉल्व कर रहा है या फिर कि सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, तो आप बी वाले बच्चे को क्लास से बाहर नहीं करेंगे बल्कि उसके क्लास में आप बैठाएंगे और ये समझेंगे अपने दिमाग में कि हो सकता है इसका IQ 120 हो, इसका IQ 80 हो या 90 हो या फिर 95 हो। इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो बी वाले बच्चे के प्रति भी आपकी करुणा, आपकी सहानुभूति बनी रहेगी। तो जो अच्छा शिक्षण होता है, जो गुड टीचिंग होती है, वो कमजोर छात्रों के प्रति भी सहानुभूति रखता है, जैसा कि वो एक तरीके से प्रगतिशील बच्चों के प्रति रखता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अच्छा शिक्षण दया और सहानुभूति का उसमें गुण पाया जाता है। इस बात को समझिएगा। अच्छा शिक्षण सहयोगी होता है। कहते हैं आज के समय में एक अध्यापक की भूमिका क्या है, तो अगर अभी आधुनिक शिक्षा की यदि बात करें तो एक अध्यापक वर्तमान समय में सहयोगी है, विद्यार्थियों का सहयोगी है। उनकी मनोदशा को समझे, उनकी मनोस्थिति को समझे, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को समझाए, बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उसको समझते हुए उनको पढ़ाए, उनके प्रति दया सिंपैथी दिखाए। तो अभी वर्तमान समय में एक अध्यापक की
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो बच्चों का सहयोगी है और जो अध्यापक इस बात को समझ लिया वो अच्छे से अपना शिक्षण का कार्य कर पाएगा। इस बात को आप समझिएगा कि अच्छा शिक्षण जो होता है उसमें सहयोगिता की भावना पाई जाती है। तो ये 3 पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ के जाना अपने एग्जाम में। उसके बाद 4th पॉइंट है शिक्षण की विशेषता में, अच्छा शिक्षण सुझावात्मक होता है, यानी हमेशा इसमें आप देखेंगे कि सजेशन का गुण पाया जाएगा। बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे कि अच्छा आप फलाने विषय को ले लीजिए, आप फलाने विषय में आपकी रुचि है तो आप इसको इस प्रकार से पढ़िए। बच्चों को हमेशा हम एक गाइडेंस, एक दिशा देंगे, कुछ न कुछ उसको सजेशन देते रहेंगे उसकी क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अच्छा शिक्षण जो होता है वो जनतंत्री होता है, तानाशाही नहीं। जनतंत्री मतलब सारे बच्चे बड़े कलेक्टिव रूप में क्लास में अच्छे से रहें, सामूहिक रूप से क्लास में रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ वो पढ़े लिखे। तो ये माना जाता है कि अच्छा शिक्षण जो होता है वो जनतंत्रीय होता है। वो सारे बच्चों को एक समान समझ के सभी बच्चों को अवसर देता है अच्छा शिक्षण। इस बात को भी आपको अच्छे से समझ लेना। अच्छा शिक्षण हमेशा प्रेरणादायक होता, कहते हैं ना, एक अध्यापक का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में प्रेरणादायक होना चाहिए। समाज में जो गलत है एक अध्यापक को उसको गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। समाज में जो सही हो रहा है उसको सही कहने की क्षमता होनी चाहिए। अध्यापक के अंदर इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, या फिर शिक्षण में इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए कि जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहने में उसमें गुण होना चाहिए। जब आप शिक्षण के रूप में इस प्रकार के गुणों को अंगीकार करते हैं तो बच्चों के लिए वो प्रेरणादायक बन जाता है। ठीक है, आप समाज के भय से, समाज के डर से, एक अध्यापक यदि अपनी बातों को रखना बंद कर दिया, चुप रहना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए बड़ा कष्टकारी होगा। बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में चला जाएगा। बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा। तो अध्यापक को मुखर रूप से बोलना चाहिए। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि उसको किसी समाज की बड़ी एक तरीके से बदतमीजी झेलनी पड़े, फिर ठीक है। लेकिन आप जब कहते हैं कि शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए तो एक अध्यापक को मुखर होना चाहिए। मुखर होना चाहिए सोशल मुद्दों पर, सोशल इशू पर, कि समाज में एक अच्छा इन्वायरमेंट बन पाए। तो अच्छा शिक्षण जो हमेशा प्रेरणादायक होता है बच्चों के लिए। बच्चे अच्छे शिक्षण की प्रगति से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। इस बात को भी आपको अच्छे से याद कर लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा यहां पे आगे आप बढ़ें और शिक्षण के बारे में एक लास्ट बात बताते हुए हम शिक्षण कौशल और माइक्रो टीचिंग की तरफ चलेंगे। शिक्षण के बारे में यहां पे योकन और सिम्पसन कहते हैं, अच्छे शिक्षण का आदर्श छात्रों में की पहल कदमी। अच्छा शिक्षण का मतलब ये होता है कि हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर दें। छात्रों को ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर दें? एक्टिव कर दें। विचार और कार्य विधि में स्वतंत्रता। अच्छा शिक्षण हमेशा, या फिर एक अच्छा टीचर हमेशा अपने बच्चों को विचार के रूप में हमेशा स्वतंत्रता देता है। उनकी वैचारिकी ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, इसके लिए वो उनको स्वतंत्र छोड़ता है, अपनी बातें रखने के लिए उनको स्वतंत्र छोड़ता है। तो अच्छे शिक्षण में हमेशा विचार और कार्यविधि में स्वतंत्रता होती है, बहुत ज्यादा बंधन नहीं होता। उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास करना। एक अध्यापक हमेशा अच्छे शिक्षण के माध्यम से अपने बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास करता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास करवाता है। इस बात को भी समझिएगा, जिससे वे अंततः स्वतंत्र रूप से अपनी समस्याओं में संलग्न हो सके और उसका समाधान कर पाए। अच्छा शिक्षण का मतलब यह होता है कि एक बालक अपनी समस्याओं को समझे और उसको सॉल्व कर ले। शिक्षण का मतलब ही क्या होता है कि एक बच्चे को हम विचार करने के लिए प्रेरित कर दें। विचार करने के लिए हम एक बालक या बालिका को प्रेरित कर दें, यह अच्छा शिक्षण का मतलब है। उसके चिंतन प्रक्रिया को हम एक्टिव कर दें, यह शिक्षण का मतलब है। और यही बात यहां पे योकन सिम्पसन कहते हैं, अच्छे शिक्षण का मतलब छात्रों में पहलकदमी, उसके साथ साथ विचार और कार्यविधि में स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का विकास, जिससे वह अपनी प्रॉब्लम को समझे और उसको दूर कर पाए।
इन विशेषताओं को भी आप अच्छे से बाबू समझ लीजिएगा। ये शिक्षण से संबंधित इतनी पॉइंट रही। अब शिक्षण के थोड़ा सा स्तर समझ लीजिएगा। शिक्षण के टोटल, जैसे आप 3 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षण के टोटल 3 स्तर होते हैं। वो तीनों स्तर को ऐसे समझिएगा, आप यहां पे देख लीजिए चित्र में। सबसे पहला स्मृति स्तर, यानी हम बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें मेमोराइज कराते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर की बॉय, इस प्रकार की चीजें तो मेमोराइज कराते हैं। उसके बाद बोध, यानी उसको उस जितनी चीजें हम उसको उसकी स्मृति में अच्छे से उसको डेवलप करवाए हैं, उसके प्रति उसकी अंडरस्टैंडिंग तैयार करवाते हैं, बोध स्तर। उसके बाद एक तरीके से स्मृति और बोध को मिला के उस विषय पर, उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर एक बालक जब एक चिंतन करने लगे तो ये शिक्षण का सबसे टॉप लेवल का स्तर हो गया, लेवल हो गया। तो अगर बोला जाए कि स्मृति स्तर में कम विचार या विचारहीन क्षेत्र होते हैं, उसमें बच्चे सिर्फ चीजों को मेमोराइज कर लेते हैं। बोध स्तर में विचार युक्त क्षेत्र होते हैं, जो चीजें स्मृति, जो चीजें वो रट लिया है उस पर थोड़ा थोड़ा वो अंडरस्टैंडिंग, अपना बोध का प्रयोग करेगा। उसके साथ साथ चिंतन स्तर पे आते आते बालक अपने बोध, अपने स्मृति को मिला के एक निष्कर्ष पे जाएगा, अपने स्वयं के प्रिंसिपल, स्वयं के मानदंड का निर्माण करेगा। तो ये तीनों अवस्थाओं को, या फिर यूं कहें कि स्तर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। शिक्षण के तुलनात्मक रूप से यहां पे हम आपको बता दिए, सबसे पहले आपका स्मृति, फिर बोध और चिंतन। सबसे कम लेवल पे या फिर जिसमें सिर्फ बच्चों को रटा दिया जाता है, याद करा दिया जाता है, वो स्मृति स्तर है। उसके बाद बोध और चिंतन, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। अब शिक्षण कौशल की बात करें, आपके जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर बीएड 3rd सेमेस्टर में शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न आएगा। और जो बच्चे नोट्स लिए हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको सारे शिक्षण कौशल उम्मीद करते हैं आप तैयार कर लिए होंगे। यदि अभी तक आप नहीं तैयार किए हैं तो थोड़ा सा यहां पे भी समझ लीजिए शिक्षण कौशल का मतलब क्या होता है। इसका साफ साफ मतलब होता है निपुणता। एक अध्यापक अपने क्लासरूम में बच्चों के साथ किस प्रकार से डील कर रहा है, किस प्रकार से उनकी बातों को समझ रहा है, उनकी अपनी बातों को समझा रहा है। यदि इन सभी गुणों में वो पारंगत है तो बोला जाएगा कि भैया वो एक तरीके से शिक्षण कौशल में वो दक्ष है। तो शिक्षण कौशल वे क्षमताएं शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए शिक्षकों को विकसित करना पड़ता है। शिक्षण कौशल जो है एक प्रकार की क्षमता है, और इसको क्यों विकसित किया जाता है, ताकि अपने आप क्लासरूम में बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, बच्चों की बातों को आप समझ पाए, अपनी बातों को समझा पाए। तो शिक्षण कौशल वे क्षमताएं हैं जिनके माध्यम से हम अपने क्लासरूम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कर पाते हैं। जैसे इन क्षमताओं के अंतर्गत स्वभाव, आप बच्चों के स्वभाव को समझें और अपने स्वभाव में उतार चढ़ाव करते हुए बच्चों के लिए आप सबसे बेस्ट साबित हों। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, बहुत बार ऐसा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का आपको प्रयोग करना पड़ता है। भावनात्मक रूप से आप बच्चों के साथ जुड़ें, तब बच्चे आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे। छोटे बच्चे खासकर कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि क्लास में बहुत ज्यादा आपके शोर शराबा हो रहा है, क्लास में आपके बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सारे बच्चों को दंडित करेंगे? नहीं, आप यदि क्लास मैनेजमेंट में यदि पारंगत हैं तो बच्चों को आप किसी उद्देश्य को देके, बच्चों को आप कुछ उनके उद्देश्यों को बता के क्लास को मैनेज कर सकते हैं। तो जो कक्षा प्रबंधन है ये भी शिक्षण कौशल में आ रहा है कि संचार, सामग्री ज्ञान, पाठ्यक्रम, मानकों का ज्ञान भी शामिल है शिक्षण कौशल में। आपको कब कैसे उदाहरण का प्रयोग करना है, कब बच्चे क्लास में बोरियत महसूस कर रहे हैं, छोटे बच्चे, तो आप उनके लिए कुछ खेल कूद की चीजें या फिर इस प्रकार की आप बातों में उनको उलझा के फिर आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें कि सामग्री ज्ञान, पाठ्यक्रम और फिर मानकों का ज्ञान शामिल है। मानकों का मतलब क्लास में 2 बालक है, दोनों का आईक्यू अलग अलग है, तो आप उनके तेज और कम पे उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आप उनको बड़े ही समान दृष्टि से देखें, हो सकता है उनका आईक्यू अलग अलग हो। तो मानकों का आपका ज्ञान यदि हो तो इन सभी गुणों को मिला के शिक्षण कौशल का निर्माण होता है। अब समझिएगा, शिक्षण कौशल में आप देख रहे हैं इतने जो कौशल हैं इनको आपको आपके एग्जाम में पढ़ के जाना है। ठीक है, यानी शिक्षण कौशल वे क्षमताएं हैं जिनके माध्यम से एक अध्यापक या अध्यापिका अपने क्लास को मैनेज करता है, कक्षा प्रबंधन करता है, भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ता है
पाठ्य सामग्री का अच्छे से चयन करता है, तो ये तो शिक्षण कौशल हो गए। शिक्षण कौशल के माध्यम से इन गुणों में पारंगत है वो। अब यह भी बात किया जाए कि शिक्षण कौशल कितने हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं वैसे तो बहुत शिक्षण कौशल है टीचिंग में, लेकिन कुछ मानक यहाँ पे पुनर्बलन कौशल हो गया, सांपट कौशल, प्रस्तावना कौशल। आप अपने क्लास में जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप किसी टॉपिक को बच्चों के साथ जोड़ रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन, परिवर्तन, उदाहरण, स्पष्टीकरण, प्रश्नीकरण में हमेशा कहा जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न होना चाहिए। पुनर्बलन कौशल में उद्दीपन, तो उद्दीपक के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखा दिए, लेकिन जब आप उद्दीपक हटा लिए फिर भी बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि वो पुनर्बलन कौशल है। ठीक है, इस बात को समझिएगा पुनर्बलन कौशल। तो ये जितने की स्किल है इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इनको और डेप्थ में तो इस नंबर पे मैसेज करके जो बच्चे नोट्स लिए उनको तो ये सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आप नहीं भी किए हैं तो पूरा नोट्स जो थर्ड सेमेस्टर का इस नंबर पे मैसेज करके ले लीजिए, ताकि एग्जाम में बैक वगैरह ना आपका लगे। तो शिक्षण कौशल आप वहां से तैयार कर लीजिएगा। अभी इसको एक एक को बताएंगे तो बड़ी लंबी ये वीडियो, ये क्लास हो जाएगी। अगर शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो टोटल 3 सहायक सामग्रियों की हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो आपका श्रव्य, यानी एक बालक और बालिका जब सुन के अधिगम करे, और दृश्य में स्वाभाविक सी बात है कि एक बालक या बालिका देख के चीजों को सीखे। अब देखने में अलग अलग चीजें, जैसे ग्लोब आ गया, जैसे ग्लोब के माध्यम से सीखते हैं, इसी में हम कह सकते हैं मानचित्र हो गया, मानचित्र के माध्यम से इसी में देख के समझ के पाठ्य पुस्तक को भी कह सकते हैं, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक हो गया। इन सभी चीजों को उसके साथ साथ दृश्य शब्द सामग्री में, इसमें बालक सुने भी और साथ में वो देखे भी, इन दोनों को। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों हो। ठीक है, ऑडियो और वीडियो दोनों हो, तो ये प्रोजेक्टर के माध्यम से। और कभी कभी आप देखते हैं कि टीवी के माध्यम से कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों को छोटे क्लासरूम में, फिलहाल तो ऑडियो भी आती है और वीडियो भी दिखती है, यानी चित्र भी दिखते हैं, तो वो हमारे हो गए दृश्य शब्द सहायक सामग्री। तो इनको आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, शिक्षण सहायक सामग्रियों के, जिससे कहते हैं कि शिक्षण का पथ, शिक्षण की दिशा आसान हो जाए, वो शिक्षण सहायक सामग्री है। अब यहां पे देखा जाए माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण, एक प्रकार का ये शिक्षण का वास्तविक वातावरण है। क्या बाबू? वास्तविक वातावरण। बस क्लास की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। इसमें आपके जो कि एक सहपाठी होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, क्लासमेट होते हैं, वही आपके कक्षा में बैठे रहते हैं, वही आपका फीडबैक भी देते हैं, वही कुछ पर्यवेक्षक भी होते हैं वो भी फीडबैक देते हैं, लेकिन क्लास साथ में आपके जो क्लासमेट होते हैं वो फीडबैक देते हैं। तो क्लास की जटिलताओं को कम करके क्लास को वास्तविक रूप में बदल देना ही सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख कार्य होता है। और सूक्ष्म शिक्षण का एक कार्य और है कि वास्तविक क्लासरूम में जाने से पहले एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को शिक्षण कौशलों में पारंगत कर देना। अभी ये तमाम जो शिक्षण कौशल आप देखे हैं यहाँ पे, ये शिक्षण कौशल पुनर्बलन, श्यामपठ, प्रस्तावना, ये सब किसके माध्यम से पूरा होगा? माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। और टोटल मानक यदि माइक्रो टीचिंग का माना जाए तो इसके सबसे पहले प्रवर्तक कौन है? तो आप कह देंगे सर डी एलन, ये बात आपको याद रखना है। अगर इसके टोटल मानक की बात करें तो 36 मिनट में माइक्रो टीचिंग का जो पूरा काल चक्र होता है, माइक्रो टीचिंग की जो पूरी साइकिल होती है वो 36 मिनट की होती है मानक। कहीं कहीं 35, कहीं कहीं 45 भी होता है, लेकिन एक मानक की यदि बात करें तो 36 मिनट। इसमें 6-6 मिनट के अंतराल पे आपको एक तरीके से टीच प्लानिंग वगैरह करनी रहती है। एक बार आपको 12 मिनट मिलते हैं प्लान करने के लिए। अभी उसकी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में समझेगा। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक शिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप दे देती है। क्लासरूम आपका है और आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो आपके जो क्लासरूम में टोटल 10-15 बालक ही यहां पे रह सकते हैं। 10 से लेके 15 बालक रहेंगे, उसके साथ साथ पीछे कुछ ऑब्जर्वर रहेंगे, पर्यवेक्षक रहेंगे। तो क्लास की जटिलताओं बच्चों को यहां पे कम कर दिया जाता है, फिर भी ये वास्तविक कक्षा शिक्षण ही माना जाता है। उसके साथ साथ
शिक्षण कौशल और निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है, जैसे प्रस्तावना कौशल, जैसे प्रश्नीकरण कौशल, जैसे उदाहरणीकरण कौशल। ये सभी पुनर्बलन, ये सभी कौशलों में आप दक्ष हो जाएं, उसके लिए माइक्रो टीचिंग काम करती है। ठीक है, तो यहां पे समझिएगा, शिक्षण कौशल और निपुणताओं में आप दक्ष हो जाएं, उसके लिए माइक्रो टीचिंग काम करती है। माइक्रो टीचिंग एक वास्तविक कक्षा वातावरण है जिसमें आपके पीयर ग्रुप, आपके सहपाठी लोग ही रहते हैं, ताकि आप अपने शिक्षण स्किल में ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन कर पाए। अब सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं को समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को कि सूक्ष्म स्वरूप दे दिया जाता है। शिक्षण के तत्वों को कहने का मतलब है कि पाठ्य सामग्री कम कर दी जाएगी, एक बार में केवल एक स्किल का आप प्रयोग करेंगे, या तो प्रदर्शन, या तो प्रस्तावना, या तो उदाहरण, या तो पुनर्बलन, उद्दीपन, परिवर्तन कौशल का आप प्रयोग करें। एक समय में केवल एक कौशल का आप प्रयोग करते हैं, यानी शिक्षण के सभी तत्व जो होते, कंपोनेंट होते हैं, उसकी जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण की विधि, यानी एक समय में केवल एक छात्र या फिर छात्रा, अध्यापक पढ़ाते हैं, टीच कराते हैं। इस विधि में प्रशिक्षार्थी को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती। जैसे आप सबसे पहले टीच कराएं, उसके बाद तुरंत आपको फीडबैक मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ा के गए फिर 4 दिन बाद आपको उसका एक तरीके से फीडबैक मिलता है। तुरंत आपको प्रतिपुष्टि, तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है। यह भी माइक्रो टीचिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अब माइक्रो टीचिंग के एक बार साइकिल को समझ लीजिएगा, एक बार इसके आप चक्र को समझ लीजिए। ठीक है, टोटल अगर माइक्रो टीचिंग के चक्र की बात करें तो ये प्लान आप इसको घर से करके आते हैं, इसका ड्यूरेशन नहीं जुड़ता है, 6 मिनट नहीं जुड़ता। आप प्लान, आप लेसन प्लान घर से बना के आते हैं। उसके बाद जो आप टीच क्लासरूम में कराते हैं, ठीक है, और इसका जो समय आपको दिया जाता है टोटल 6 मिनट। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फीडबैक है, ये आप कह सकते हैं 3 नंबर पे है। उसके बाद आप रीप्लान करते हैं, यानी आपको फीडबैक मिल जाएगा, फिर आप रिप्लान करोगे, फिर रिप्लान के बाद फिर आप रिटीच करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर आपको फीडबैक मिलता है, यानी पुनः प्रतिपुष्टि आपको मिलती है। तो ये टोटल आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 और आपका 6, लेकिन इसमें जो 5 चरण होते हैं वो प्रमुख होते हैं, यानी टीच से लेके फीडबैक तक, और 6 मिनट का इसमें ड्यूरेशन होता है। इसको यहां पे समझ लीजिए, टीच आप करते हैं 5 से 6 मिनट, उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है। फीडबैक का जो सेशन होता है वो 5 से 6 मिनट, आपका कहां, आप कौन सी स्किल में आपकी कमी कहां है, आपकी वॉइस किस प्रकार की, सब उतार चढ़ाव है कि नहीं, बच्चों के साथ आप किस प्रकार का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी चीजें आपको मिलती हैं 5 से 6 मिनट में। फिर आप प्लान करते हो, 10 से 12 मिनट आपको मिलता है, यानी यूं कहें कि 12 मिनट आपको मिलता है। उसके बाद फिर आप रिटीच करते हो, फिर आपको फीडबैक मिल जाता है, और टोटल ये मिला के आपको 36 मिनट होता है, इसको माना जाता है। ठीक है, टोटल ग्रुप जो होता है आपके बच्चों का, या फिर पीयर ग्रुप या आपके साथी समूह, टोटल 10 होते हैं। पीछे यहाँ पे एक तरीके से जो पर्यवेक्षक होते हैं वो 1 से 2 होते हैं, और इस प्रकार से मिला के आपकी टीचिंग जो है वो कंप्लीट होती है, माइक्रो टीचिंग। तो इस पैटर्न को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत की थोड़ी सी बात कर ले, हो सकता है आपके एग्जाम में इसके सिद्धांत आपसे पूछ ले। तो सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। क्यों? क्योंकि इसमें आप पढ़ा रहे होते, वो अलग बात है कि आपके सामने आपके पीयर ग्रुप, आपके साथी समूह सहपाठी ही हो, लेकिन फिर भी आप किसी चैप्टर, किसी टॉपिक को लेके आप पढ़ा रहे होते हैं। इसलिए माना जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, काल्पनिक नहीं है, सिमुलेशन नहीं है, अनुरूपी शिक्षण नहीं है, बल्कि ये आपका वास्तविक शिक्षण, इस बात को समझिएगा। किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी एक विशेषता कह लें, या फिर इसके सिद्धांत की बात कर लें, कि जो वास्तविक कक्षा की जटिलताएं हैं, बच्चे शोर शराबा करते हैं, बच्चे सुनते नहीं है, उन बच्चों को हटा के मैच्योर लोगों को आपके सामने बैठा दिया जाता है, ताकि शांति से आपको वो सुने, समझे और फीडबैक दे सके। इस बात को याद रख लीजिएगा। उसके साथ साथ एक समय में किसी भी एक कार्य और कौशल प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। एक समय में या तो आप प्रस्तावना, या तो आप पुनर्बलन,
या तो आप उदाहरण या प्रश्नीकरण। तो इस प्रकार की चीजें एक समय में केवल एक स्किल को इसमें पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें, अभ्यास में कहां कमियां हैं उसको ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। परिणाम संबंधी साधारण ज्ञान प्रतिपुष्टि के प्रभाव परिधि विकसित कर ली जाती है, यानी तुरंत आपको फीडबैक दे दिया जाएगा। इस प्रकार की परिधि, इस प्रकार की सर्किल तैयार की जाएगी कि आप प्लान करके आएंगे, किसी एक स्किल को पढ़ाएंगे और आपको तुरंत उसका फीडबैक मिल जाएगा। तो ये आपके कुछ सिद्धांत हैं, इन पांचों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एलन और रियान ने इसको दिया था 1968 में। उम्मीद करते हैं अब इन पूरी बातों को आप लोग अच्छे से समझोगे। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आप लोग अच्छे से देखे होंगे। और लाइव क्लास इसलिए नहीं लिए क्योंकि जीवाजी यूनिवर्सिटी बहुत बच्चों को पता नहीं था कि क्लास कौन से टाइम पे आएगी, या फिर कुछ बच्चों का लाइव क्लास छूट जाता। तो अभी ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इसको जब भी आपको समय मिले एग्जाम से पहले जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। थर्ड सेमेस्टर का अभी समय है और चाहते हैं आप नोट्स के लिए तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर का भी नोट्स ले सकते हैं। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास, अपनी वीडियो के साथ। जाइए, खूब बढ़िया से एग्जाम देके आप लोग आइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जहां रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।